वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू आवर चैनल ई पाठशाला। सो आज हम लोग पढ़ने वाले क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल की यूनिट 3 को। ठीक है, समावेशी विद्यालय का सृजन, उसकी यूनिट 3 को हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, और कल मैंने एक फ़ेक वीडियो बनाया था। यस, वो वीडियो थोड़ा फेक था बिकॉज मैंने आपको बोला था कि मैंने सोचा था कि पेपर ऐसा आएगा ना वैसा आएगा। एक्चुअल में मैंने उसका भी 80% जो है कवर किया था। अगर आप लोगों ने कायदे से मेरी वीडियो देखी होगी ना तो आपको आंसर राइटिंग मिल गया होगा। हाँ, मैंने उसमें 2 चीज़ नहीं बताई थी आपको। मैथमेटिक्स का एक आरेख बताना नहीं बताया था और दूसरा मैंने आपको चार्ट के प्रकार नहीं बता पाई थी। ठीक है, अब देखिए इतने कम समय में अभी पेपर आपके चल ही रहे हो, मैं मेरी अभी वीडियो बना ही रही हूँ मैं। ठीक है, तो इतना तो मैं नहीं कर सकती हूँ। एंड थैंक यू रेनू पटेल, कृष्णा मैम और बाकी जो भी थे, उनका नाम मुझे समझ नहीं आया, पता नहीं क्या नाम था। थैंक यू एटलीस्ट, मतलब आप लोगों ने तो समझा उस चीज़ को। ठीक है, मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आप लोगों को भैया मैं ऐसा कोई आंसर थोड़ी ना लिखना है, आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करना है सिर्फ। ठीक है, क्योंकि इतने कम टाइम में अगर आप जो भी नहीं पढ़ा या जो भी है, ये वीडियो उनके लिए बहुत यूज़फुल हो सकती है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो अगर आप एक बार इसको देख लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। क्योंकि मुझे बहुत से लोग बोलते हैं कि जो आप लोगों के पास बुक तो अच्छी आती हैं, जो 20 वगैरह क्या चलती है वो, ठीक है, तो उसकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, तो उसकी लैंग्वेज सीरियसली अच्छी नहीं होती। उससे पढ़ोगे ना आप तो क्या ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप लोगों का। ठीक है, और कृष्णा मैम ने तो मुझे पर्सनली बोला था कि यूनिट 3 का बनाना है और उन्होंने मुझे पर्सनली भी काफ़ी मैसेजेस किए थे। थैंक यू कृष्णा फॉर दिस सपोर्ट। ओके, सो हम लोग फिर से आ जाते हैं अपने वाले पे, यूनिट 3 पे। इसमें हम लोग सिलेबस वाइज चलेंगे। आपके पास जो भी बुक वगैरह है तो आप उसका सिलेबस ओपन कर लो। ठीक है, फर्स्ट उसमें लिखा है समावेशी शिक्षा की अवधारणा क्या होती है भैया। ठीक है, तो आपको मैं इसमें आइडिया बता देती हूँ कि आप लोगों को कैसे आंसर लिखना है, राइट। समावेशी शिक्षा की अवधारणा। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो मैं आपको हमेशा ये बोलती हूँ भैया मेरे अवधारणा मतलब अर्थ नहीं होता है, अवधारणा मतलब आपके में वो कंसेप्ट कहाँ से आया, राइट। तो कंसेप्ट कहाँ से आया है, तो सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे भैया, आप चाहो तो इसमें चरण लिख सकते हो कि जो अवधारणा है वो निम्न चरणों में आई है या उसका विकास इस प्रकार हुआ है। वॉट एवर लैंग्वेज यू वांट आप उस हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको आइडिया दे देती हूँ कि भैया आप अगर अवधारणा आएगा तो क्या लिखोगे, प्रारंभिक विशेष शिक्षा। ठीक है, जैसे अच्छा अभी जेंडर स्कूल सोसाइटी में जब मैंने उसकी अवधारणा बताई थी तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था भारतीय सामाजिक व्यवस्था में शक्ति और अधिकार। तो भारतीय राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था में तो हम उसके चरण भी लिख सकते थे, जैसे कि प्राथमिक में शक्ति या अधिकार इनको दिए जाते थे, फिर मध्यकाल में, फिर आधुनिक काल में, ब्रिटिश काल में, है ना। तो उस हिसाब से मैं बता रही ना, ये चीज़ें आपकी समझ विकसित होना चाहिए बस। और मैं उन लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी भैया, क्योंकि देखो मैं इतने कम समय में आपको इतना डीप नहीं समझा सकती हूँ कि अगर आपको आपके अंदर ऑलरेडी ये है कि आपकी समझ है सफिशेंट तो आपको मेरा कंटेंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ आपको समझ आ जाएगा। आपको मन से ही लिखना है, ठीक है। और आप एक भावी शिक्षक हो तो मेरे हिसाब से अभी तक तो आपकी समझ इतना लेवल की होना चाहिए, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा है आपको तो मैं अभी इतने कम टाइम में आप इतना डीपली नहीं समझा सकती हूँ, मतलब मैं इससे बेहतर समझा सकती हूँ बट इतने कम टाइम में तो सॉरी आई कांट। ओके, तो प्रारंभिक शिक्षा हम लिख सकते हैं 19वीं से 20वीं सदी में शुरुआत हुई थी। इसमें विशेष स्कूलों की स्थापना हुई थी। विशेष देखो भैया 3 प्रकार के स्कूल बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। एक होती है अपनी विशेष स्कूल होती है, एक एकीकृत स्कूल होती है और फिर अपनी आई है समावेशी स्कूल, ठीक है। विशेष स्कूल से मान के चलो, जैसे विशेष स्कूल जैसे स्पेशली दृष्टिबाधित के लिए बने हुई है, मतलब वहाँ पे ब्रेल लिपि है, वहाँ पे कुछ उभरे हुए नक्शे हैं वगैरह वगैरह है, तो एक विशेष स्कूल है जो किसी विशेष बच्चे के लिए बनाई गई है, ठीक है। एक एकीकृत स्कूल होती है, उसमें सामान्य पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाता है पर उसमें भी ऐसे बच्चों को शामिल किया जाता है। हालांकि उनमें संसाधनों की थोड़ी सी कमी होती है, उनको सामान्य पाठ्यक्रम के अनुसार ही जितना हो सके समर्थन के द्वारा पढ़ाया जाता है। अब भैया हो रही है समावेशी, मतलब आपको संसाधन भी रखने हैं और आपको सामान्य बच्चे भी रखने हैं, तो ये होती है समावेशी स्कूल, ठीक है। कि प्रत्येक बच्चा उसको सीखे, जैसे हम कोई हमसे बोले कि ब्रेल लिपि कैसे पढ़ते हैं, ब्रेल लिपि क्या है, समझ पता ही नहीं हमको तो कुछ, ठीक है। तो जब वो साथ में रहेंगे तो कुछ तो सीखेंगे, ठीक है। तो ये उसका मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है, ठीक है। तो प्रारंभिक शिक्षा 19 से 20वीं सदी की शुरुआत में, विशेष स्कूलों की स्थापना, फिर एकीकरण की अवधारणा आई 20वीं सदी में,
ठीक है। मुख्य धारा के स्कूलों में शामिल करना, मुख्य धारा मतलब सामान्य स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना, ठीक है। फिर समावेशी शिक्षा का उदय हुआ, ठीक है, 21वीं सदी की शुरुआत, अब 21वीं सदी चल रही है ना, तो समावेशी शिक्षा की पहल चालू की गई। फिर भैया हमने कानून नीति का समर्थन बनाया 2000 में। कब बना था? 2006 में बना था। क्या बना? विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन हुआ। किसके अधिकार पर कन्वेंशन हुआ? विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन, कि उनका अधिकार भी है, उनका अधिकार भी छे। तो 2006 से इसको याद कर लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है शिक्षा प्रणाली में सुधार, ठीक है, शिक्षक प्रशिक्षण, शैक्षिक सामग्री का विकास। फिर हमने जब विकलांग व्यक्ति का ये कन्वेंशन हुआ ना, तब हमको ये ज्ञात हुआ कि वो क्यों नहीं अंक ला रहे भैया, उनकी क्या गलती है, ठीक है। तो हमको उनके लिए भी शिक्षक बनाने पड़ेंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि हम उनको ऐसे ही जाने देंगे, ठीक है। तो शिक्षक प्रणाली में सुधार हुआ, शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षक शैक्षिक सामग्री का विकास हुआ, ठीक है। एक तो मुझको थोड़ा सा आवाज़ का ही थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आप लोगों को दिक्कत जा रही तो सॉरी फॉर दैट, बट अब मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है। फिर ये समाज में जागरूक सतत प्रक्रिया, विकलांग और विविधता के प्रति जागरूकता। और अभी जो हम क्या चल रहे थे आधुनिकता या आधुनिक समय का भी या वर्तमान भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप इसमें लिख सकते हो कि इसमें हमने समावेशी शिक्षा का किया है, जिसमें हम तकनीकी का यूज़ करके, भैया जितने विषय पढ़े ना सब लिख दो कि तकनीकी का यूज़ करके विविधता और समानता पर बल दे रहे हैं, ठीक है। फिर कंक्लूजन क्या लिखोगे? समावेशी शिक्षा की वह प्रणाली जिसमें सभी छात्र, अच्छा ये तो मेरा डेफिनेशन यहाँ लिख दी, और बहुत बढ़िया, ठीक है। ये भैया पहले लिखना, ठीक है। सॉरी अवधारणा में तो नहीं लिखोगे आप पहले, अवधारणा में आपकी लास्ट में आएगी, राइट, ठीक है। तो उस उपरोक्त से क्या हो रहा है भैया? समावेशी शिक्षा वह प्रणाली है जिसमें सभी छात्र, चाहे वे किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि के हों, ठीक है, समान अवसर, संसाधन, समर्थन उन्हें प्राप्त होता है ताकि वे समान रूप से शिक्षा प्राप्त कर सकें। एंड मैं आपको एक और एडवाइस देना चाहूँगी भैया, मैंने फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट की वीडियो बना ली है, तो इस वीडियो को देखने से पहले मतलब आप लोग एटलीस्ट मतलब फर्स्ट वीडियो देखना तो अनिवार्य है, तभी आपको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं उसमें समावेशी वगैरह वगैरह आपको समझा चुकी हूँ कि विशिष्ट बालक क्या होता है, समावेशी शिक्षा क्या होती है, राइट। तो अभी नहीं देखी हो तो इसको मत देखो तुम वाली वीडियो को, ठीक है। और सेकंड वीडियो का तो ऐसा है कि आप देख लो तो बेटर है, क्योंकि इसमें है ना बहुत सारे जो बाधित बालक है, गामक बाधित हो गया, दृष्टि बाधित हो गया, उनकी क्या सामाजिक स्थिति होती है, उनकी क्रियात्मक सीमाएँ क्या होती है, ये मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो देखना अनिवार्य है, यहाँ से पॉज करके फर्स्ट वीडियो जाके देखो, यूनिट फर्स्ट लिखा हुआ है उसमें मैंने, ठीक है। और देखा जाए तो सेकंड यूनिट भी आपको देख लेना चाहिए, पर फर्स्ट तो देख के ही आओ, ठीक है। और जिसने फर्स्ट देख लिया हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो समावेशी शिक्षा की विशेषताएं क्या होती हैं, ठीक है। अब आप खुद सोचो, समावेशी शिक्षा में हम लोग 3 प्रकार के बच्चों को साथ में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये सामान्य बच्चे हैं, ये वे बच्चे हैं जिनको अधिगम में प्रॉब्लम जा रही है, और ये है भैया प्रतिभाशाली बालक। अब पर हमको पढ़ाना है इन सभी को क्या? एक कक्षा में। तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए समावेशी शिक्षा, ठीक है। अब पढ़ो, देखो, समान अवसर होना चाहिए, समान शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है, व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है, इसकी आवश्यकता अलग है, इसकी आवश्यकता अलग है, इसकी आवश्यकता अलग है, व्यक्तिगत ध्यान दिया जाना चाहिए नहीं, विविधता का सम्मान होगा। यार मुझे बताओ, जब ये प्रतिभाशाली बालक जब मान लीजिए इसके साथ रहेगा तो क्या वो उसको नहीं समझेगा? इसके साथ रहेगा, अगर मान लो इन तीनों का ग्रुप है तो वो तीनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखेंगे। मैंने बोला था ना, अगर कोई बोल सकते हैं श्रवण बाधित है या फिर, तो वो सिखा सकता है कि वो लिप सिंक कैसे कर लेता है, मतलब अपने को नहीं बनेगा ना ये सब चीज़ें, तो उनमें वो विशेष क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है, इसलिए तो वो विशेष बच्चे होते हैं, राइट। तो विविधता का सम्मान होगा, ठीक है, समुदाय सहयोग होगा, शिक्षा में माता पिता, शिक्षक, समुदाय में सक्रिय भागीदारी होगी, ठीक है। जब उनका बच्चा दोस्त बनाएगा, जब उनके बच्चे का जब साथ में रहेगा तो सामाजिकरण होगा, तो उससे क्या होगा, उसमें सहयोग और सामुदायिकता की भावना का विकास होगा, राइट। देन संसाधनों की उपलब्धता, विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए विशेष संसाधन, तकनीकी सहायता उपलब्ध होगी, क्यों होगी? क्योंकि समावेशी शिक्षा की प्रकृति है ना ये, तो समावेशी शिक्षा में उनको संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। सकारात्मक वातावरण निर्मित होगा, बिल्कुल। हम कभी कभी हिचकते हैं, ठीक है, कोई मूक बाधित है तो वो बोलता है तो हम कभी कभी बचपन में तो मैं डर जाती थी मतलब थोड़ा सा अलग बोलते हैं ना वो, बट अब ऐसा है कि जैसे जितना हम उनके संपर्क में रहेंगे ना, छोटे बच्चे जितना उनके संपर्क में रहेंगे, वो खुद उनकी साइन लैंग्वेज को सीखेंगे, वो खुद उस साइन लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे,
तो समझ रहे हो आप लोग कैसे उनमें ढल रहे हो और वो कैसे आप में ढल रहे हैं, राइट। तो सकारात्मक वातावरण निर्माण होगा, लचीलापन है, ठीक है। पाठ्यक्रम शिक्षण विधियाँ लचीली होती है, छात्रों की जैसी ज़रूरत होती है उस हिसाब से पूरा। अगर कक्षा में एक भी दृष्टिबाधित नहीं है तो ब्रेल पुस्तकें नहीं है, ठीक है। तो लचीला कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको लाना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए लाना ही है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर समावेशी नीतियाँ होना चाहिए, सरकार बनाई रही है नीतियाँ। तो शिक्षकों का प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है, ठीक है। शिक्षक इसमें समावेशी विद्यालय की मैं बात करूँ, शिक्षक दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण शिक्षक होते हैं, विशेष शिक्षक होते हैं, जिन्हें संदर्भ शिक्षक भी बोलते हैं, राइट। मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो तो भैया कम करके देख लो, क्योंकि मेरे को कल पेपर है, जल्दी जल्दी आप लोगों का यूनिट 3 मेरे को कंप्लीट करना है फ़िलहाल। तो फिर हम लोग यूनिट 4 पे करेंगे, ठीक है, काम। तो हाँ, क्या बोल रही थी मैं, एक सामान्य शिक्षक होते हैं, एक संदर्भ शिक्षक होते हैं। सामान्य शिक्षक तो सामान्य जो है पढ़ाते हैं, ठीक है। वो संदर्भ शिक्षक जो होते हैं, विशेष शिक्षक बच्चों के लिए इन लोगों को बुलाया जाता है, क्योंकि वो लोग प्रशिक्षण युक्त होते हैं, ठीक है। तो सामान्य शिक्षक की हेल्प भी करते हैं, उनको गाइड भी करते हैं कि ये बच्चा इस प्रकार समझेगा, उसके लिए सुविधा क्या क्या लगती है, क्या क्या आवश्यकता है, उसको भी ध्यान रखते हैं, राइट। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, इसमें जब हम विशेष शिक्षक की बात करेंगे ना, तो मान लीजिए विशेष शिक्षक अगर मूक बाधित है, ठीक है, विशेष शिक्षक खुद ही मूक बाधित है, तो मूक बाधित बच्चों को बहुत अच्छे से करवा सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी विशेषज्ञ है उस चीज़ का, तो वो बच्चे को कितने अच्छे समझा सकता है ना। मतलब सामान्य शिक्षक को मूक बाधित शिक्षक इस प्रकार, मतलब शिक्षा के पेशेवर में भी हम देख सकते हैं, और उससे वो एक मॉडल के रूप में भी आ सकता है कि देखिए ये भी तो मूक बाधित है, ठीक है। इन्होंने जब इस स्तर को प्राप्त किया तो वो मॉडल के हिसाब से उनको प्रेरणा देता है, ठीक है। सहकर्मी समर्थन, ये तो भाई मैंने आपको बता ही दिया है। अब समावेशी शिक्षा का क्या महत्व हो सकता है, ये भी सोच के देखो। अगर हम समावेशी शिक्षा दे रहे हैं तो बहुत सिंपल से पॉइंट, समाज में समावेशन होगा, सभी सक्रिय हिस्सा बनेंगे, सभी, ठीक है। भेदभाव कम होगा, ठीक है, भेदभाव कम होगा, पूर्वाग्रह कम होंगे। पूर्वाग्रह कैसे कम होंगे कि ये बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, या ये बच्चे ऐसे हैं ना वैसे हैं, जो भी है, ठीक है। तो वो पूर्वाग्रह कम होगा। कोई ऐसा नहीं है कि सब बच्चे एक जैसे होते हैं, सब में। आप लोगों ने फर्स्ट सेकंड सेम में पढ़ा होगा ना, गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत, 8 बुद्धि, सब में बुद्धि है, सब बच्चा, हर बच्चे में ये 8 बुद्धि है। डिपेंड ऑन यू, आप उसकी किस बुद्धि पर वर्क कर रहे हो, राइट। समानता है ना, सभी छात्रों के लिए समान शिक्षा अवसर सुनिश्चित होती है। अभी जो मैंने गार्डनर का बोला ना, वो भी पुट कर दो ना कहीं भी आप, है ना। गार्डनर की जो बुद्धि सिद्धांत दिया था, 8 बुद्धि दी है उसने, ठीक है। समानता होती है, व्यक्तिगत विकास होगा। अब मुझे बताओ, समावेशी शिक्षा हो रही तो क्या हर बच्चे का व्यक्तिगत विकास नहीं होगा। सामाजिक और समावेशी शिक्षा सामाजिक कौशल को बढ़ावा दे रही ना। समाज किससे बन रहा है, जन समूह से बन रहा है ना, और यही जन समूह क्या करेगा, उनमें कौशल में वृद्धि होगी तो सामाजिक कौशल में वृद्धि होगी, ठीक है। फिर समुदाय का विकास होगा, एक समावेशी समाज और समुदाय का निर्माण होता है, ठीक है। आर्थिक लाभ होगा। अब व्यक्ति शिक्षित है तो अपने जीवन में कुछ ना कुछ, जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ना, तो उससे आर्थिक लाभ होगा। मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा। जब व्यक्ति शिक्षित हो जाता है ना, तो उसकी दिमाग काम करने लगता है, बोल सकते हैं। जो व्यक्ति अशिक्षित होता है ना, उसके दिमाग में फालतू की चीज़ें चला करती हैं, और जो व्यक्ति शिक्षित होता है तो वो उसमें ऑलरेडी, मतलब व्यवहार में परिलक्षित, मतलब परिवर्तन होता रहता है, वांछित परिवर्तन। मतलब व्यक्ति जो होता है, शिक्षित व्यक्ति अपने संवेगों पर थोड़ा नियंत्रण करना सीखता रहता है, राइट। फिर है वैश्विक नागरिकता। बिल्कुल, छात्र वैश्विक नागरिकता के मूल्य को समझेंगे ना। वैश्विक नागरिकता में सभी आते हैं, कोई बाधित बच्चा भी आता है, प्रतिभाशाली बच्चे भी आते हैं, सामान्य बच्चे भी आते हैं। तो वैश्विक नागरिकता एक मूल्य आ जाएगा, ठीक है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, यस, क्योंकि उससे बहुत सारी शिक्षण विधियाँ हम यूज़ करेंगे, अलग अलग दृष्टिकोण यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सभी एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे ना। मतलब हमारे सामने कोई चीज़ होती है, जब आप मतलब मान लीजिए एक व्यक्ति को आप गलत समझते हैं, ठीक है, या फिर मान लो एक व्यक्ति को आप सही समझते हैं, तो जब आप उसके साथ रहना स्टार्ट करते हो तब आपको उसकी बुरी आदतें पता चलती है ना। तो सेम यही होता है, जब आप किसी इंसान को बुरा समझते हो, जब आप उसके साथ रहना स्टार्ट होते हो, तो आपको उसकी कुछ अच्छी आदतें भी पता होती है, ठीक है। तो ये समावेशी होता है, ठीक है। समावेशी मतलब हमको उस व्यक्ति के बारे में जानने का अवसर मिलता है, ठीक है। और कोई व्यक्ति ऐसा बुरा नहीं होता है ना।
फिर है, इस प्रकार समावेशी शिक्षा सभी छात्रों को एक साथ शिक्षा प्राप्त करने और समाज में सक्रिय और समान रूप से भाग लेने के अवसर देती है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट आता है, भारत में समावेशी शिक्षा के विकास बताओ। भारत में कैसा हुआ, देखो अगर नहीं है कुछ अपने को समझ में आ रहा तो जो पहला आंसर पढ़ा था वो आप लिख सकते हो, ठीक है। इसमें भी वही है, वैसे 60-70 में विशेष ज़रूरत वाले विशेष स्कूलों की स्थापना हुई है, ठीक है। और एक्चुअली में उस टाइम वो स्थापना हुई थी मानसिक विकलांग बच्चों के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड, याद होगा। देखो कैसे याद करोगे, HI होता है और MN होता है, ऐसे कल ही तो पेपर है, कर लेना याद, ठीक है। कब हुआ था, 1984 में, ठीक। तो प्रारंभिक प्रयास था ये। भारत की बात करें, एकीकरण मैंने बताया ना, ये विशेष स्कूल थी, उसके बाद एकीकृत स्कूलें बनाई गई है, ठीक है। एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया, इंटीग्रेटेड एजुकेशन चलाया गया है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेष ज़रूरत वाले 1986 में आई थी, पता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब कब आई है, 1968 में आई है, 1986 में आई है, फिर 1986 को 1992 में संशोधन किया है, फिर अभी हमें 2020 की आई है। 2020 में हमने समावेशी शिक्षा की बात करी है ना, व्यक्तिगत भिन्नता की बात करी, व्यक्तिगत भिन्नता को स्वीकारने की बात करी है, ठीक है। यहाँ कहाँ तक पढ़ लिया हमने, यहाँ एकीकृत हो गया हमारा। फिर हम समावेशी शिक्षा की पहल हुई है, समावेशी शिक्षा की पहल हमने सर्व शिक्षा अभियान से कर ली। सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण पर आधारित है। अब सार्वभौमिकरण क्या होता है, फर्स्ट मिनट में बताया ना मैंने, इसलिए बोल रही हूँ, नहीं देखी हो तो देख लो, मैं नहीं समझाऊंगी इसमें अब, ठीक है। तो विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 1995 सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करना, यह 1995 में अधिनियम आ गया था, ठीक है। उसके कानूनी और नीतिगत सुधार हुए हैं। क्या कानूनी सुधार हुआ, केवल भारत के संदर्भ में है ना। 2009 में शिक्षा का अधिकार आया, RTE आया ना, राइट टू एजुकेशन आया। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा है, ठीक है। विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकार अधिनियम, ये अभी हमने ऊपर भी पढ़ा है ना। एक 2006 में आया था और एक 2016 में आया है, 10 साल बाद आया है विकलांग व्यक्ति के अधिकार अधिनियम, ठीक है। PWD कितनी बार सुना होगा तुम लोगों ने, सुना होगा ना, तो कर लो PWD और उसके आगे R लगा देना, RPWD, ठीक है। 2016 में, तो यह समावेशी शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है, ठीक है। फिर आता है भैया शिक्षा प्रणाली में सुधार। शिक्षा प्रणाली में सुधार कैसा हुआ, शैक्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अब हमने क्या किया है, अभी जो पता है आपको प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो टीचर्स की ट्रेनिंग वगैरह हो रही है ना, मतलब मेरे पिताजी, मतलब मेरा पूरा बैकग्राउंड ही शिक्षा विभाग से है, तो मुझे पता है अभी जो उनको ट्रेनिंग दी जा रही है ना, उनको बच्चे की मतलब एज के अनुसार आपको उसको कैसे पढ़ाना है, ठीक है। बच्चे की एज मतलब मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग हो रहा है, प्लस में जो बच्चे अगर आपके स्कूल में हैं ऐसे बच्चे, तो उनको कैसे ट्रीट करना है, वो सब प्रशिक्षण देते हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है। अभी और ट्रेनिंग चल रही है, 5 दिन का है अभी, ठीक है। और फिर क्या थे, जो NCERT तरह समावेशी शिक्षा पर गाइडलाइंस और पाठ्य सामग्री का विकास किया गया है। अब आपको वो बोल रहा है कि समावेशी शिक्षा देनी, तो बुक में भी तो समावेशी शिक्षा के अनुरूप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो NCERT के जो पाठ्यक्रम है भी उसको भी उसके अनुकूल बनाया जा रहा है, राइट। फिर नेक्स्ट आते हैं आप लोग समाज में जागरूकता और सहयोग, ठीक है। मेरे हिसाब से देखो, भारत के विकास की बात करें, मैंने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लिख दिया है, तो आप इतना मत करना, ये रहने दो। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लिख लेना, ठीक है। किसका लिखोगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो इसमें तो हमने यूज़ करा ही है, ठीक है। शैक्षिक संसाधनों का अनुकूलन छोड़ दो इसको, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे बंद कर देना, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद अपन ने, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत ही लिख देना आधुनिक तकनीकों का उपयोग, ठीक है। वैसे वो डिपेंड करता है, आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है कि 11 नंबर का, ठीक है। तो इसको लगे तो पॉइंट बना लेना कि समावेशी शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और डिजिटल तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। अभी पेपर पढ़ के आए ना, शैक्षिक तकनीकी, तो उसको इसमें ऐड कर लेना है ना। आधुनिक तो हम वही करें ना, सतत सुधार और मूल्यांकन पे हमारा ध्यान है। तो भैया इन बिंदुओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि भारत में समावेशी शिक्षा का विकास एक निरंतर प्रक्रिया रही है, जिसमें विभिन्न कानून, नीतिगत तो सामाजिक सुधार शामिल है। निष्कर्ष लिखना बहुत ज़रूरी है, ये एक बोल सकते हैं एक फॉर्मेट होता है आंसर राइटिंग का। ऐसे आप किसी पे भी एंड नहीं कर सकते कि पॉइंट लिख दिया, ऐड कर दिया। निष्कर्ष लिखना अच्छा होता है, ठीक है। एक जैसे पत्र का प्रारूप होता है ना, वैसे एक आंसर का भी एक प्रारूप होता है,
फिर समावेशी शिक्षा के लिए अपेक्षित शिक्षक में दक्षताएं। सिलेबस देखो उठा के, उसमें समावेशी शिक्षा के लिए अपेक्षित शिक्षक दक्षताएं ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको फटाफट पॉइंट में हम लोग देख लेते हैं। पहले तो समझो कि भाई साहब बोल क्या रहे हैं। वो बोल रहे हैं समावेशी शिक्षा के लिए। समावेशी शिक्षा समझ में आ गई है ना। में अपेक्षित शिक्षक में, मतलब शिक्षक में क्या अपेक्षित की जाती हैं, क्या क्या दक्षताएं होना चाहिए समावेशी शिक्षा का शिक्षक है अगर वो तो ये आप मन से लिख सकते हो। फिर भी पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, उसमें समावेशी दृष्टिकोण होना चाहिए। ठीक है, छात्रों की विविधता स्वीकार करना चाहिए, उनका सम्मान की क्षमता होना चाहिए, उसको विशेष ज़रूरतों की पहचान करना आना चाहिए। ठीक है, व्यक्तिगत अनुकूलन करते आना चाहिए। ठीक है, पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री में प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित करने की दक्षता उनमें होना चाहिए। प्रभावी संचार होना चाहिए, बहुत आवश्यक है। मैं बताऊँ एक चीज़, दक्षता में अपन ने जब WHO के तो 10 कौशल याद करे थे ना, वो 10 कौशल बहुत काम के हैं। क्या मैंने नेमोनिक याद करवाया था? अगर किसी को याद हो तो मुझे कमेंट में बताना, मुझे तो खैर याद है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रभावी संचार। तो वो दक्षता इसमें लिख सकते हैं अपन। ठीक है, ये नहीं याद आते तो वो पॉइंट से ठीक है। सहयोगात्मक शिक्षण, अन्य शिक्षक, विशेष शिक्षा, विशेषज्ञों और समुदाय के साथ मिलकर कार्य करने की दक्षता। ठीक है, लचीलापन आना चाहिए। ये तो वही होगा, अनुकूलन टाइप का हुआ है कि शिक्षण विधियों और रणनीतियों में लचीलापन लाने की क्षमता होना चाहिए शिक्षक में, जिससे वो प्रत्येक छात्र को सर्वोत्तम अनुभव दिला सकें। तकनीकी कौशल होना चाहिए, है ना। भैया अब तकनीकियाँ बहुत सारी आ गई हैं, भैया को आता ही नहीं है, यूज़ करते ही नहीं आ रहा है, तो फिर क्या करोगे आप। ठीक है, उसके बाद है मूल्यांकन और फीडबैक, समस्या समाधान। ये तो मैंने WHO के उसमें आ गया था वैसे। ये मूल्यांकन और फीडबैक, छात्रों की प्रगति का सही मूल्यांकन और उनकी फीडबैक प्रदान करने की क्षमता। इसलिए पता है 2 शिक्षक रखते हैं, एक सामान्य शिक्षक और एक विशेष या संदर्भ शिक्षक, जो मूल्यांकन, उन बच्चों का मूल्यांकन इतना ठीक से नहीं कर पाता ना शिक्षक, इसलिए रखा जाता है। ठीक है, सकारात्मक वातावरण का निर्माण कर सकें। ठीक है, प्रेरणादायक वातावरण बना सकें। नैतिक और सामाजिक संवेदनशीलता होना चाहिए। जब तक संवेदनशील नहीं होगा तब तक वो उनकी भावनाओं को कैसे समझेगा। ठीक है, अगर मान लो कोई वंचित बच्चा जो है भाई, कोई बच्चा है उसका व्यवहार बहुत बेकार है, बहुत रूड है, ढंग से बात नहीं करता, ढंग से रिप्लाई नहीं करता, कुछ बोलो तो सुनता नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो बालक ऐसा है। आप समझो ना उसकी प्रॉब्लम क्या है यार। उसको हो सकता है वो वंचित बालक हो सकता है उसके घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा हो। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि वो क्यों चिड़चिड़ा है, कि उसको प्रॉब्लम है क्या, उसको अगर वो स्कूल नहीं आ रहा है तो क्या हुआ है। मतलब किसी भी चीज़ का कारण जानने की कोशिश करो। ठीक है, ये कि क्यों मतलब क्यों पे अपन को वर्क करना चाहिए कि ऐसा क्यों है। ठीक है, क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है, क्यों हो रहा है इससे मतलब रखना चाहिए। राइट। निरंतर पेशेवर विकास क्या होता है, शिक्षक क्या पैसों के लिए उसको काम करना चाहिए। एक शिक्षक गुरु पहले तो जो गुरु थे वो गुरु दक्षिणा लेते थे। ठीक है, मतलब एक पेशेवर था उनका, मैं उस पर बहुत लंबा हो जाएगा वो, तो इसको पढ़ लेते हैं। निरंतर पेशेवर विकास, अपने ज्ञान और कौशल को अद्यतन रखना चाहिए। अद्यतन मतलब होता है अपडेट रखना। ठीक है, और निरंतर सीखने का और पेशेवर विकास। ठीक है, हमको निरंतर सीखना चाहिए कि हम और कैसे बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे इसमें मैंने पॉइंट लिखे हैं, आपको बहुत काम आएगा ये। ठीक है, अनुकूलित शिक्षण सामग्री का यूज़ करना चाहिए। जो बच्चे के लिए जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार हमको शिक्षण सामग्री यूज़ करना चाहिए। सहानुभूति होना चाहिए हमारे अंदर, धैर्य होना चाहिए हमारे अंदर। ठीक है, सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, समावेशी नीतियों का ज्ञान होना चाहिए, मल्टी डिसिप्लिनरी दृष्टिकोण होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये होता है भैया शिक्षक को चाहिए कि वो विभिन्न विषयों और विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान रखें। ठीक है, चाहिए कि नहीं शिक्षक को, ताकि वो भी को क्या करे कि समग्र शिक्षा प्रदान कर सकें। कक्षा प्रबंधन कौशल बहुत आवश्यक है। एक प्रभावी और सुव्यवस्थित कक्षा प्रबंधन करना चाहिए जिसमें सभी छात्रों को सीखने का समान अवसर मिले। रचनात्मकता, जब तक शिक्षक क्रिएटिव नहीं होगा तब तक बच्चे क्रिएटिव नहीं होंगे। ठीक है, शिक्षण में रचनात्मकता और नवाचार लाने की क्षमता होना चाहिए। समाज में जागरूकता फैलाने की क्षमता होना चाहिए। ठीक है, एक प्रभावी व्यक्तित्व होना चाहिए उनको। राइट। सो हम लास्ट में ले सकते हैं कि भैया ये दक्षताएं सुनिश्चित करती हैं कि शिक्षक समावेशी शिक्षा को प्रभावी ढंग से लागू और सभी छात्रों की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, फिर है नेक्स्ट हमारा
समावेशी शिक्षा में कक्षा अध्यापक और संसाधन अध्यापक की भूमिका। ठीक है, ये मैं आपको बताया ना, कक्षा अध्यापक संसाधन अध्यापक क्या होता है, संदर्भ अध्यापक बोल दिया ना मैंने उनको, रिसोर्स को। ठीक है, तो मैं बताऊँ कक्षा अध्यापक। कक्षा अध्यापक पता है कौन होते हैं? कक्षा अध्यापक सामान्य कक्षा में पढ़ाते हैं और सभी छात्रों के लिए एक समावेशी वातावरण बनाते हैं। ठीक, और यही जो शिक्षक होते हैं वो कक्षा की दिनचर्या हो गई, पाठ्यक्रम हो गया, शिक्षण विधियाँ हो गई, उनकी आवश्यकता के अनुसार वो ढालते हैं। मतलब ये एक पाठ क्या बोल सकते हैं, पाठ योजना बना के आते हैं ना कि हमको भाई कैसे पढ़ाना है। ठीक है, अब इनका दायित्व क्या है? इनका दायित्व है कि विभिन्न जरूरतों वाले छात्रों को एक साथ पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षा के सिद्धांतों विधियों की जानकारी होना चाहिए। ठीक है, अभी हमने जो ऊपर दक्षताएँ पढ़ी हैं, राइट, और उन्हें समावेशी शिक्षा की अवधारणाओं का पालन करते हुए सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करना चाहिए। ठीक है, फिर हम संसाधन अध्यापक की बात करें। संसाधन अध्यापक कौन होता है? मैंने बताया विशेष शिक्षक होते हैं। संसाधन अध्यापक विशेष रूप से उन छात्रों के लिए होते हैं जिनकी विशेष शिक्षा संबंधी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये शिक्षक क्या करते हैं? उनको अतिरिक्त सहायता देते हैं या संसाधन देते हैं। ठीक है, जिन्हें कक्षा में एकल शिक्षक के अतिरिक्त मदद की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो समावेशन के लिए, अनुकूलन के लिए, उनको बेहतर समझ के लिए एक संसाधन अध्यापक होते हैं। इनका दायित्व क्या होता है भैया कि संसाधन अध्यापक व्यक्तिगत या छोटे समूह छात्रों के लिए काम करते हैं। समझ में आया? वे छात्र जिनको इसकी आवश्यकता है। और इसमें कौन से छात्र आ जाएंगे? विशिष्ट छात्र आ जाएंगे, राइट। तो योजनाओं को तैयार करते हैं, उनकी निगरानी रखते हैं। ठीक है, और कक्षा जो अध्यापक उनका सहयोग करते हैं और विभिन्न आवश्यकता वाले जो छात्र हैं उनको उचित समर्थन देते हैं। ठीक है, उनको किस शिक्षण विधि से पढ़ाना, उनको कोई प्रॉब्लम जा रही है तो वो क्या है, उनका मूल्यांकन करना। किसी सामान्य शिक्षक को इतना अच्छे से नहीं आएगा, पर संसाधन अध्यापक उसको बेहतर तरीके से कर सकता है। ठीक है, तो इन दोनों के सहयोग और समन्वय से ही समावेशी शिक्षा प्रणाली प्रभावी रूप से कार्यान्वित हो सकती है, जिससे सभी छात्र की शिक्षा की गुणवत्ता और उनकी भागीदारी को सुधार होगा। ठीक है, अब मैंने इनके भूमिका के लिए जो अपने को सिलेबस में भूमिका दी है ना, तो इनकी भूमिका को लिख दिया है। इनको भी सारणी के रूप में लिखा है ताकि आप थोड़ा सा उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकें, राइट। ये डिफरेंस नहीं है भैया, ये डिफरेंस नहीं बोला है मैंने, सारणी के माध्यम से बस बताया है। जैसे इनका मेन क्या काम है? कक्षा अध्यापक का पाठ्यक्रम का कार्यान्वयन कराना है ना, और इनका काम है विशेष सहायता प्राप्त करना। ये कक्षा में प्रबंधन करते हैं और ये आईईपी मतलब व्यक्तिगत शिक्षा योजना तैयार करते हैं। आईईपी मैंने बताया था ना शायद, हाँ फर्स्ट यूनिट में ही बताया मैंने, फर्स्ट यूनिट में बताया होगा ना, सेकेंड यूनिट में समझाया मैंने आईईपी क्या होता है। ठीक है, व्यक्तिगत शिक्षा योजना मतलब ये योजना बनाने का, जो विशेष बच्चा होता है ना उनके लिए एक योजना बनती है कि उनको किन विधियों से किस प्रकार पढ़ाना है, फिर उनका मूल्यांकन होता है, फिर उसमें चेंजेस होते हैं। तो ये संसाधन अध्यापक का काम है, राइट, क्योंकि मेनली जो विशेष बच्चे होते हैं उन्हीं को इसकी आवश्यकता होती है। विविध शिक्षण विधियाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये कक्षा अध्यापक का सहयोग करते हैं कि आप और किन विधियों का उपयोग कर सकते हो। नॉर्मल मूल्यांकन करते हैं और ये भी विशिष्ट, नॉर्मली सामान्य जो विशिष्ट बालक है उसका मूल्यांकन करते हैं। व्यक्तिगत देखरेख, विशेष संसाधन सामग्री प्रदान करते हैं। ये समायोजन और विविधता मतलब इनमें होता है, और ये लक्षित शिक्षण होता है इनमें। ठीक है, मतलब जो कक्षा अध्यापक है ना उसकी मेन जो होती है वो क्या होती है, वो समायोजन विविधता पे, मतलब सभी को साथ में पढ़ाता है और विविधता को स्वीकार करता है। पर नॉर्मली देखा जाए तो इनका लक्षित शिक्षण होता है, किसका? संसाधन अध्यापक का। ठीक है, ये पेरेंट और परिवार के साथ संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, पर ये उनके साथ हमेशा संपर्क में रहते हैं जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं। ठीक है, समावेशी वातावरण निर्माण करते हैं और ये पेशेवर विकास करते हैं। ठीक है, उनका जो मेन काम क्या है, विशिष्ट बच्चे के लिए है, तो ये तो समावेशी है, लेकिन ये मेनली उस बच्चे के लिए अपना पेशेवर मतलब उनका जो काम है उसका करते हैं। ठीक है, इनका मेन काम क्या है? सहयोग देना, और उनका सहयोग और समन्वय, इनका समस्या समाधान, उनका मूल्यांकन और सुधार। ठीक है, मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आया होगा कि क्या सिस्टम चल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी हेडिंग आती है भैया, सिलेबस उठा के देखो क्या है, कहाँ गया आपका सिलेबस? हाँ, ये समावेशी शिक्षा के कार्यान्वयन हेतु विद्यालय एवं कक्षा प्रबंधन, यही हेडिंग लिखी ना मैंने। ठीक है, क्या दिख रहा है यहाँ पे? आधे घंटे की वीडियो हो गई है।
ठीक है, क्या दिख रहा है अपन को यहाँ पे? समावेशी शिक्षा के कार्यान्वयन। कार्यान्वयन मतलब उससे क्रियान्वयन, मतलब समावेशी शिक्षा का आप कैसे कार्य करोगे समावेशी शिक्षा पे, तो उसमें आप विद्यालय और कक्षा में कैसा प्रबंधन करोगे। तो मेरे को बताओ विद्यालय में क्या प्रबंधन हो सकता है और एक कक्षा में क्या प्रबंधन होता है, तेरे दिमाग में ये बिठा। ठीक है, विद्यालय बड़े स्तर पर मतलब निर्देशन परामर्श वगैरह दे सकते हो और कक्षा में आप बच्चों के अनुसार उसको अनुकूलित करते हो। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया। अब हम देख लेते हैं समावेशी शिक्षा के कार्यान्वयन के लिए विद्यालय और कक्षा प्रबंधन को अलग अलग रूप में किया जा सकता है। ठीक है, प्रमुख बिंदु देखो मैंने ऐसा लिखा है ना, अच्छा लिखा है ना। पहले विद्यालय प्रबंधन आप क्या कर सकते हो, विद्यालय बड़े स्तर पर देखो आप नीतियों का निर्माण कर सकते हो। समावेशी शिक्षा के लिए विद्यालय की नीतियाँ स्पष्ट रूप से परिभाषित कर सकते हो। राइट, आप संवेदनशील प्रशिक्षण दे सकते हो। किसको दोगे भैया? शिक्षक को दोगे ना, स्टाफ को दोगे। समावेशी शिक्षा की विविधता पर प्रशिक्षण दे सकते हो। आप संसाधनों की उपलब्धता करवाओ, क्योंकि एक कक्षा में शिक्षक तो नहीं लेके आएगा। विशेष संसाधन हो गए, सहायक तकनीकी हो गई, शिक्षण सामग्री हो गई, उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना पड़ेगा विद्यालय को। पूरे विद्यालय में सहयोगी वातावरण होना चाहिए। विशेष आवश्यकताओं की पहचान कैसे की जाए, ठीक है, वो विद्यालय के उसमें होना चाहिए। समायोजन और अनुकूलन होना चाहिए, ये तो वही है, शारीरिक और शैक्षिक समायोजन की व्यवस्था विद्यालय का प्रबंधन है ये। ठीक है, पेरेंट और समुदाय के साथ संवाद, जब हम वो बनाते हैं व्यक्तिक IP क्या नाम था यार, कैसे भूल गई मैं, व्यक्तिक शिक्षा योजना IEP, व्यक्तिगत शिक्षा योजना IEP। जब IEP बनाते हो तो IEP का प्रबंधन किया जाना। ठीक है, वित्तीय प्रबंधन तो बहुत ज़रूरी है, कौन करेगा? शिक्षक तो नहीं करेगा एक कक्षा में। ठीक है, मूल्यांकन और फीडबैक, समावेशी शिक्षा के प्रभावशीलता के लिए नियमित निगरानी और मूल्यांकन विद्यालय में प्रबंधन में। विशेषज्ञों की नियुक्ति कौन करेगा? ठीक है, मतलब सामान्य और संसाधन शिक्षक दोनों की जो नियुक्ति है वो विद्यालय में आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। ठीक है, उनका नंबर जो होना चाहिए, मतलब बच्चों की स्ट्रेंथ के हिसाब से शिक्षकों को भी नियुक्ति की जानी चाहिए। अब एक कक्षा में आप कैसे प्रबंध करोगे? विविध शिक्षण विधियाँ, आप एक बताओ कक्षा में क्या करोगे, अलग कैसे पढ़ाना है, काम आएगा। तकनीकी किसका यूज़ करोगे, कैसे बच्चों का समायोजन करोगे, आप कैसे एक एक बच्चों पे ध्यान दोगे, ये विद्यालय करेगा क्या? व्यक्तिक चयन, ध्यान। ठीक है, कक्षा का संगठन कैसा है, कक्षा का प्रबंधन कैसा है, कक्षा में मूल्यांकन कैसा है, ये सब कक्षा प्रबंधन के कार्य हैं। ठीक है, तो विविध शिक्षण विधियों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, समायोजन, शिक्षण सामग्री गतिविधियों को छात्र की विशेष आवश्यकता के अनुसार समायोजित कर सकते हैं। सहायक तकनीक का उपयोग हो गया, व्यक्तिगत ध्यान दिया जाना चाहिए, कक्षा में संगठन होना चाहिए, शारीरिक और सामाजिक वातावरण का समावेशी बताना, समूह कार्य कक्षा में दिए जाने चाहिए। ठीक है, वो बच्चों को क्या करता है, प्रेरित करता है ना। उसके बाद मूल्यांकन के तरीके, इस बात मतलब मन से लिख सकते ना भैया, बहुत सारे हैं कि सभी को अवसर देना चाहिए। ठीक है, सब विविधता का सम्मान करना और उनका, ठीक है, मूल्यांकन के तरीके, वैकल्पिक मूल्यांकन की विधियों का उपयोग कर सकते हैं। सभी छात्रों की क्षमताओं का ध्यान रखें। सकारात्मक व्यवहार या सकारात्मक दृष्टिकोण, जो भी आपको लिखना हो। समय प्रबंधन भैया, सहयोगी गतिविधियाँ आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कक्षा में, बताओ ना। आप कक्षा में पढ़ाते हो, समझाते हो, कार्य देते हो, तो आप ऐसे कार्य दो जो सभी बच्चों के अनुकूलित हो। आप चाहे तो व्यक्तिगत कार्य दे दो। ठीक है, प्रोजेक्ट बनाया है तो अलग अलग प्रोजेक्ट दे दो, बच्चे की आवश्यकता। अगर बच्चा, आपने ऐसा प्रोजेक्ट दिया है कि उसमें मतलब दृष्टि बहुत आवश्यक है, तो आप दृष्टि बाधित को कुछ ऐसा प्रोजेक्ट दो, जिस अलग प्रोजेक्ट को दे दो भैया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप व्यक्तिगत रूप से भी प्रोजेक्ट दे सकते हो। जैसे अभी प्रतिभाशाली बालक है तो उसको थोड़ा टफ चीज़ें दो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसका यूज़ कर सकें। ऐसा नहीं कि उसको भी वही सामान्य बालकों के साथ कर दिया। आपको चाहिए कि प्रत्येक बच्चा अपनी मतलब बुद्धि का विकास कर सके, ऐसा नहीं कि वो उसी स्तर में रहे। ठीक है, फिर है भैया यहाँ पे देखो, ये मैंने एक बनाया है टेबल, बहुत अच्छा टेबल है। समावेशी शिक्षा में विभिन्न समूहों के लिए विद्यालय और कक्षा प्रबंधन, है ना। विद्यालय और कक्षा प्रबंधन विभिन्न समूहों के लिए। अगर आपकी कक्षा में या विद्यालय में कोई बाधित व्यक्ति है, गामक बाधित हो सकता है, दृष्टि बाधित है, मुख बाधित है, ठीक है, तो आप उनके लिए कैसा विद्यालय प्रबंधन करोगे, आप उनके लिए कैसा कक्षा प्रबंधन करोगे। तो ऐसे मैंने एक टेबल बनाया है छोटा सा, इसको फटाक से पढ़ लेते हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है यार 1 घंटे तक पहुंच जाएगी लगभग वीडियो।
कोशिश करती हूँ जल्दी जल्दी ख़त्म करने की, है ना। 1 घंटा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इतना बोलना। बोलना क्या यार, मतलब चलो ठीक है, जान दो। विद्यालय प्रबंधन वीडियो तो चल रहा है ना, 35 मिनट हो गए, ठीक है। तो दृष्टिहीन के लिए बात करें तो विद्यालय में अगर कोई, मतलब पहले हर चीज़ ना इमेजिन किया करो। अगर मान लो विद्यालय में आपके दृष्टिहीन बालक है तो आप क्या करोगे भैया, ठीक है। विशेष उपकरण की व्यवस्था करना, प्रशिक्षित स्टाफ की नियुक्ति करना, समायोजित सुविधा देना, संचार सहायता देना और सहायक सेवाएं देना, ठीक। इसमें से वो चीज़ें जो हर उसमें आएगी, ये भी आएगी, ये भी आएगी, सभी आ जाएगी ना, सब में ही सब आ जाएगी। कोई सा भी बात है तो सब में आ जाएगी वो तो, ठीक है। पॉइंट्स ऐसे हैं। कक्षा में आप क्या करोगे, सामाजिक सामग्री जैसे ब्रेल और ऑडियो ये यूज़ करना आप, ठीक है। विशेष कक्षा व्यवस्था करना, विविध शिक्षण विधियों का करना, छोटे समूह कार्य करना, व्यक्तिगत ध्यान देना, आईईपी का क्रियान्वयन करना, ठीक है। फिर है, अगर मूक बाधित कोई बच्चा आपकी कक्षा में है तो आप क्या करोगे भैया, मूक बाधित है तो फिर क्या करोगे, सुनने में कठिनाई वाले बच्चों को, ये क्या किया मैंने, कुछ अलग लिख दिया क्या भाई साहब, मैंने श्रवण बाधित को इधर मूक लिख दिया है शायद, ठीक है। तो श्रवण बाधित इधर कर लेना भाई। तो सुनने में कठिनाई वाले बच्चों के लिए विशेषज्ञ नियुक्त करना, संचार सहायता के उपकरण की व्यवस्था करना, सहायक तकनीकों की व्यवस्था करना, विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, माता पिता परिवार के साथ संवाद करना, ठीक है। कक्षा में आप लोग क्या करोगे, ये कक्षा के हैं ना, ये विद्यालय के थे। कक्षा में आप इशारा भाषा और दृश्य सहायक का उपयोग करना, छोटे समूह में कार्य करो, प्रौद्योगिकी का उपयोग करो, आसान निर्देश दो, व्यक्तिगत ध्यान दो। इसके अलावा क्या कर सकते हो आप, किसी को सुनाई कम दे रहा है तो आप अधिक से अधिक दृश्य साधनों का उपयोग कर सकते हो, ठीक है। गामक बाधिता है बच्चे को तो आप उसको शारीरिक सहायता उपकरण की उपलब्ध कराओ, ठीक है। शारीरिक बाधा वाले छात्रों के लिए सुविधाएं दो, विशेष प्रशिक्षण जागरूकता दो, सहायक सेवाओं को उपलब्ध करवाओ, ठीक। कक्षा और स्कूल में समायोजन करो, ठीक है। आप कक्षा में क्या कर सकते हो, विशेष फर्नीचर वगैरह रखो, ठीक है। सामाजिक सामग्री रखो, व्यक्तिगत सहायता दो, छोटे समूह में काम करो, सकारात्मक व्यवहार करो। प्रतिभाशाली बालक है तो क्या करोगे आप विद्यालय में, उन्नत पाठ्यक्रम की सुविधा रखो, ठीक है। लाइब्रेरी वगैरह में उन्नत पाठ्यक्रम रखो आप, विशेष परियोजनाओं की पेशकश करो, ठीक है। अलग अलग उसमें उलझाओ उसको, अलग अलग परियोजनाओं में, ठीक है। विकासात्मक गतिविधियां होना चाहिए, पाठ्यक्रम में समायोजन, मूल्यांकन के तरीके, इनमें चेंजेस करो, ठीक है। उसके बाद है, कक्षा में आप क्या करोगे, बच्चे को चुनौतीपूर्ण कार्य दो, स्वतंत्र अध्ययन का मौका दो, नेतृत्व का अवसर दो, उन्नत सामग्री दो, सहयोगी गतिविधियां दो, ठीक है। ताकि वो दूसरे बच्चों के साथ सहयोग के साथ रहना भी सीखें, उसको सामाजिकरण भी हो सके ठीक से। अधिकतर प्रतिभाशाली बच्चों का सामाजिकरण इतना ठीक से नहीं हो पाता क्योंकि वो अकेले रहते हैं, ठीक है। उनको अकेलापन भी महसूस होता है कभी कभी। मानसिक रूप से मंद बालक है आपकी कक्षा में तो आप क्या करोगे, ठीक है। मैंने आपको ये चीज़ भी उस टाइम बताई थी, मानसिक रूप से मंद बालक मतलब होता है भैया वो मेंटली ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ नहीं सकता है, वो मेंटली ठीक नहीं है, मतलब वो नहीं पढ़ सकता है, ठीक है। इसमें मैंने 3 प्रकार के बालक बताए थे ना। एक बालक वो होता है जो प्रशिक्षण, मतलब जो शिक्षा, थोड़ी बहुत शिक्षा तो ग्रहण कर सकता है। एक बालक वो होता है उससे कम वाला जिसको प्रशिक्षण देना पड़ता है कि भैया उसको कंघी करना, चप्पल पहनना, ये तो सिखाओ प्रशिक्षण देके। और एक बालक वो होता है कि जो प्रशिक्षण के द्वारा भी नहीं सीख सकता, तो वो पूर्णतः अपने पर डिपेंड होता है, ठीक है। तो मानसिक रूप से मंद बालक है तो आप क्या करोगे, इसको मूलभूत शिक्षा में ही कठिनाई है भैया, तो इसमें आप क्या करोगे, विद्यालयों में विशेष शिक्षा है, विशेषज्ञों की नियुक्ति ज़रूरी है, इसकी आईपी योजना बहुत ज़रूरी है बनाना, समावेशित कक्षा होना चाहिए, सहायक सेवाएं, प्रशिक्षण, जागरूकता। और आप कक्षा में क्या करोगे, सरल और स्पष्ट शिक्षण सामग्री का उपयोग करो, छोटे समूह कार्य। एक्चुअली में छोटे समूह कार्य बहुत हेल्प करते हैं। अगर आप ऐसे बच्चों के साथ ये समूह बनाते हो ना तो वो जो दूसरे बच्चे होते हैं है ना, वो भी इसकी आवश्यकताओं को समझते हैं, उसके साथ मतलब सिखाते हैं कि अरे तू ऐसा क्या कर रहा है, इसको ऐसे करते हैं, मतलब वो खुद ही उसको सिखाने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्पष्ट निर्देशन उनको देना, समय प्रबंधन, सकारात्मक व्यवहार उनके साथ किया जाना। तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी अपने मानसिक मंदता वाले बच्चों के लिए, ठीक है। पिछड़े बालक में क्या करोगे, जो पिछड़ गए हैं, ठीक है, पिछड़ गए हैं बहुत सारे बच्चे इसलिए भी पिछड़े आते हैं क्योंकि वो आते ही नहीं हैं, ठीक है। वो आते ही नहीं तो वो फिर पिछड़े आते हैं, उनको नहीं समझ में आती आधी बातें, ठीक है। अतिरिक्त शैक्षिक सहायता देना उनको, फिर सामाजिक पाठ्यक्रम, विशेष प्रशिक्षण, माता पिता परिवार के साथ सहयोग और मूल्यांकन फीडबैक,
कक्षा में आप क्या कर सकते हो, उनको अतिरिक्त समय दो, पिछड़ गए हैं तो, है ना, उनको अतिरिक्त समय दो। सरल शिक्षण विधियाँ उपयोग करो क्योंकि उनको नहीं समझ में आ रहा है, अतिरिक्त सहायता दो, समूह में कार्य करवाओ, उन जो गलतियाँ कर रही हैं उनको फीडबैक दे के सुधार करो उनका, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा जल्दी हो रहा है तो आप लोग चाहे तो वीडियो लीव कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, बिकॉज अभी कल पेपर है, कल की कल मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैं आपको ऐसा नहीं पढ़ा सकती हूँ जैसा आप सोचो कि बिल्कुल धीमी गति से मैं आपको एक एक चीज़ समझा दूँ। मैं समझा सकती हूँ बट टाइम नहीं अपने पास, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है। तो निर्देशन और परामर्श, अब देखो निर्देशन और परामर्श क्या होता है भैया। निर्देशन और परामर्श दोनों ही शिक्षा और प्रबंधन के महत्वपूर्ण पहलू है या नहीं है ना। अभी अपन पढ़ के आए ना, ये जेंडर स्कूल सोसाइटी में निर्देशन परामर्श को पढ़ तो लिया खूब, लिख देना वही इसमें, लेकिन इनकी भूमिका और कार्यान्वयन अलग अलग होते हैं। यहाँ इन दोनों के बीच अंतर स्पष्ट करने की, है ना। तो सबसे पहले हम परिभाषा की बात करें तो निर्देशन की क्या परिभाषा है, एक व्यक्ति या समूह को विशेष निर्देश या मार्गदर्शन देना। परामर्श कब होता है, व्यक्तिगत समूह को सलाह, समर्थन और विशेषज्ञता प्रदान करना। इसमें मैं आपको एक डायग्राम बताया था, ये है निर्देशन और ये है परामर्श, ठीक है। निर्देशन बड़े समूह को दिया जाता है, परामर्श छोटे समूहों को दिया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपना उद्देश्य क्या है, काम की दिशा निर्धारित करना। निर्देशन है ना, दिशा निर्धारित करना, विशिष्ट कार्यों को निर्देशित करना। और परामर्श में नॉर्मली हम उन जो बच्चा है उसके निर्णय लेने में सहायता करते हैं, उसके समस्या समाधान पे कार्य करते हैं। इसका प्रकार ही आदेशात्मक निर्देशात्मक प्रकार का होता है और ये सलाहकारी और सहयोग टाइप का होता है। रूप की बात करें सामान्यतः एक तरफा होता है, उसको निर्देश दिया है एक तरफा है, ठीक है। जबकि परामर्श कैसा होता है, दो तरफा ही होता है, ठीक है। बात होती है, संवादात्मक परामर्श होता है, दोनों में बातचीत होती है, दो तरफा हो सकता है। वो अपनी प्रॉब्लम बताता है, फिर वह उसको परामर्श देता है, ठीक है। फोकस की बात करें तो कार्य की प्रक्रिया और प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना। मेन इसका काम निर्देश हम कब देते हैं, ताकि बच्चा उससे बाहर ना जाए, ठीक है। किसी कार्य की जो प्रक्रिया है उसको नियंत्रित करें, जबकि इसका फोकस में होता है समस्या समाधान पर, राइट। कि कुछ उसको जो भी प्रॉब्लम जा रही तो उसमें हम उसको परामर्श दे सकते हैं। आवश्यकता कब होती है, जब निर्देशन की आवश्यकता कब होती है, स्पष्ट दिशा, एक दिशा होती है, स्पष्ट जब हमारा उद्देश्य होता है तो हमें इसकी आवश्यकता होती है। और इसकी जब होती है जब हम किसी समस्या में पड़ जाते हैं तब हमको विशेष आवश्यकता की परामर्श की आवश्यकता होती है। उदाहरण में शिक्षण में पाठ्यक्रम का पालन करना और निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा, ठीक है। तो ये इसका आ जाएगा। और इसका उदाहरण करियर काउंसलिंग हो गया, व्यक्तिगत विकास हो गया, ठीक है। समय अवधि की बात करें, आमतौर पर शॉर्ट टर्म और विशिष्ट कार्यों के लिए होते हैं और ये लॉन्ग टर्म हो सकते हैं, ठीक है। कि ये हो गया उसके बाद क्या करना है, ये हो गया उसके बाद क्या करना है, तो ये लॉन्ग टर्म हो सकते हैं और ये नॉर्मली शॉर्ट टर्म होते हैं, ठीक है। विधि की बात करें हम लोग तो विधि क्या होती है, इसमें निर्देशन की होती है, उसमें संवाद की होती है, अभी मैंने ऊपर बता दिया। बस लाभ क्या है, कार्यों के प्रभावशीलता और उत्पादकता में सुधार होगा इससे। आप किसी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए कि भैया तो अभी बीएड कर ले और बीएड के बाद ये कर लेना, ये परामर्श होता है, ठीक है। तो मतलब बोलना चाहिए कि हमने उसको क्या किया है, निर्देश में हमने क्या किया है, किसी कार्य की प्रभावशीलता और उत्पादकता में सुधार। हम उसको मतलब निर्देश देते हैं कि तुमको ये करना है, तो उसकी उत्पादकता, उसकी प्रोडक्टिविटी में सुधार होता है, राइट। और इससे क्या लाभ है, व्यक्तिगत विकास होता है और समस्याओं के समाधान में उसके जो भी प्रॉब्लम आ रही है बच्चे को वो सॉल्व होती है, ठीक है। समावेशी शिक्षा में निर्देशन कैसे दे सकते हो, समावेशी शिक्षा में परामर्श कैसे दे सकते हो, फटाफट इसके पॉइंट्स अपन लोग पढ़ लेते हैं, ठीक। ज़्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा और बचा है। निर्देशन आप कैसे दोगे, निर्देशन कौन देगा, विद्यालय दे सकता है। पाठ्यक्रम में समायोजन का निर्देश दिया जा सकता है, ठीक है। कैसे, छात्रों की ज़रूरतों के अनुसार पाठ्यक्रम का अनुकूलित किया जाना। शिक्षण विधियों के निर्देश दिए जा सकते हैं, ऐसी विधियों का उपयोग करना जो सभी के लिए सुलभ हो। संसाधनों के आवंटन का निर्देश दिया जा सकता है कि विशेष बच्चों के लिए विशेष संसाधन लेके आओ। कक्षा व्यवस्था का निर्देश दिया जा सकता है कि कक्षा में हर शारीरिक व्यवस्था के छात्र की ज़रूरत के अनुसार होना चाहिए। समान अवसर का निर्देश दिया जा सकता है कि बिल्कुल कोई किसी पे भेदभाव नहीं करेगा। समर्थन सेवाओं के निर्देश दिए जा सकते हैं। समर्थन सेवाएं मतलब जो भी समर्थन मतलब जो उनके समर्थन करती है, मतलब जो उनकी हेल्प करती है, जो हम बनाते हैं ना आईईपी, तो उसमें समर्थन सेवाओं का एक ग्रुप होता है, ठीक है। तो इसमें हम स्थानीय थेरेपी, काउंसलिंग, शिक्षा दिशा निर्देश, प्रवेश की नीतियाँ हो सकती है, सभी को समावेशी प्रवेश होना चाहिए, कोई किसी को नहीं रोकेगा। समीक्षा मूल्यांकन के निर्देश दिए जाना चाहिए कि सभी का मूल्यांकन अलग अलग होना चाहिए।
ठीक है। व्यक्तिगत होना चाहिए मूल्यांकन, राइट। अनुशासन नियम बनाए जा सकते हैं समावेश शिक्षा में कि हमें ऐसे नियम बनाने हैं जो समावेशिता को परिलक्षित करें, राइट। उत्साह प्रेरणा, सभी छात्रों को उनकी क्षमताओं के अनुसार प्रोत्साहित करने और प्रेरित करने का निर्देश दिया जा सकता है। परामर्श कैसे दे सकते हो आप? व्यक्तिगत सलाह दे सकते हो किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को उसकी समस्या के लिए। शिक्षक प्रशिक्षण ज़रूरी है, परामर्श में शिक्षक को प्रशिक्षण देना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि शिक्षक समावेशिता का वातावरण निर्मित कर सके। माता पिता को सलाह दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। समाधान सत्र चला सकते हैं, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो हम लोग काउंसलिंग कर सकते हैं कि भाई किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी बताइए प्रॉब्लम। शिक्षा योजना आईईपी मैंने बताया था, ठीक है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर पेशेवर विकास के अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है। पेशेवर विकास मतलब शिक्षा में जो शिक्षक है उसके पेशेवर का विकास, राइट। समूह सलाह, आप क्या कर सकते हो? हाँ, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं भैया मेरे कि हम लोग ये हेडिंग के अनुसार पढ़ रहे हैं ना। क्या कर लिया यार मैंने, ये निर्देशन हो गया है, निर्देशन और परामर्श, और अपने को हेडिंग में, वाह बहुत बढ़िया। यही होती है जब एक एक पे भागो ना ऐसा। समावेशी शिक्षा में जब हम परामर्श निर्देशन की बात करें ना तो हमारे जो सिलेबस है उसमें भैया 2 की बात करिए। किसकी 2 की? परिवार और सामुदायिक सहभागिता की, उसके संदर्भ में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। परिवार सामुदायिक सहभागिता के संदर्भ में, राइट। सामुदायिक सहभागिता में इसको समूह के साथ से देके चलना थोड़ा सा आप लोग, ठीक है। खैर ये शिक्षक भी दे सकता है निर्देश, विद्यालय के संदर्भ में आपको बता रही थी, ठीक है। तो पॉइंट्स तो वही खैर यूज़ होंगे, बट आपको उसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ रखना है, ठीक है। समूह सलाह, इसलिए मैं इसमें थोड़ी वो हो गई थी। समूह सलाह, कक्षा के भीतर विविध आवश्यकता वाले छात्रों के समूह परामर्श सत्र आयोजित करना, पारिवारिक संवाद किया जा सकता है, ठीक है। समस्याओं की पहचान करना, उस स्रोत की जानकारी, ठीक है। अब परिवार की क्या भूमिका हो सकती है? ये तो समुदाय की थी, समुदाय की भूमिका एक शिक्षक की विद्यालय प्रबंधन की जैसी है, ठीक है। अब एक परिवार क्या करेगा भैया? परिवार समर्थन और प्रोत्साहन दे सकता है, परिवार घर में शिक्षा का माहौल बना सकता है, परिवार स्वास्थ्य और कल्याण जो होता है मतलब बच्चे की शारीरिक मानसिक के ऊपर निगरानी रख सकता है। परिवार जो होता है उसका संज्ञानात्मक विकास क्या भावनात्मक सब परिवार में होता है। माता पिता की सहभागिता ज़रूरी है, अगर स्कूल में बैठकें हो रही हैं, कार्यशाला हो रही है तो उनको भागीदारी लेना चाहिए। पारिवारिक संवाद होना चाहिए, व्यक्तिगत देखरेख होना चाहिए, घर का बच्चा है उसको प्रेरणा और आत्मसंयम सिखाना चाहिए, ठीक है। आपका बच्चा जो है उसको उसी प्रकार स्वीकारना चाहिए, ठीक है, दूसरे कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। समाज की समझ, ठीक है, समावेशी दृष्टिकोण सीखना चाहिए और संसाधनों की आपूर्ति जितना हो सके भैया अपने बच्चों को उसकी आवश्यकता के अनुसार संसाधन उपलब्ध कराना चाहिए, ठीक है। अब सामुदायिक सहभागिता की क्या भूमिका हो सकती है? कितना बचा है? बस इतना हो गया है, ख़त्म, ठीक है। तो सामुदायिक सहभागिता, तो इसमें आ जाएगा अपना संसाधनों की प्रदानगी। सामुदायिक संगठन शिक्षा के लिए विशेष संसाधन उपकरण उपलब्ध कराते हैं। सामुदायिक सहभागिता मतलब समाज के जो व्यक्ति की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बात हो रही है स्वयंसेवी सहायता की, ठीक है। स्वयंसेवी सहायता का उपयोग हम कर सकते हैं सामुदायिक सहभागिता में। सामुदायिक सदस्य स्कूल गतिविधियों और कक्षा में सहायता प्रदान कर सकते हैं। शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा सकता है समुदाय के द्वारा, ठीक है। मीडिया और प्रचार किया जा सकता है ताकि बच्चे का विविधता का सम्मान करें, ठीक है। समावेशी नीतियों का जो उसका क्रियान्वयन हेतु मीडिया प्रचार काम का है। सामाजिक नेटवर्क, आप ऐसे सदस्यों का नेटवर्क बना सकते हो जो समावेशिता को प्रोत्साहित करें, ठीक है। सांस्कृतिक योगदान आप दे सकते हो। आप समुदाय की बात कर रहे हो तो आप इसमें हर चीज़ यूज़ कर सकते हो। आपका समाज हो गया, धर्म हो गया, संस्कृति हो गया, राइट। उसके बाद सहायता समर्थन, आप ऐसे बच्चों को सहायता समर्थन दे सकते हो। आप समाज में जागरूकता कर सकते हो, कार्यक्रम और इवेंट्स कर सकते हो। आप अपने सामाजिक व्यवस्था में फीडबैक के आधार पर सुधार कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें सामुदायिक सहभागिता की भूमिका में आ जाएगा। समावेशी विद्यालय वे विद्यालय होते हैं, ये मैंने क्यों लिख दिया? अच्छा, समावेशी विद्यालय आ गया है। अब ये लास्ट पॉइंट हमारा समावेशी विद्यालय यही है ना? हाँ यही है पॉइंट। समावेशी विद्यालय है तो विशिष्ट सेवाओं की आवश्यकता, ठीक है। तो सबसे पहले समावेशी विद्यालय क्या होता है? समावेशी विद्यालय वे विद्यालय होते हैं, दिमाग से सोच लो, समझ में आ जाएगा, है ना। समावेशी विद्यालय कौन से होंगे? जिसमें सभी प्रकार के छात्रों उनकी शिक्षा की ज़रूरत के
मतलब जिसमें विशेष शिक्षा की ज़रूरत वाले बच्चे शामिल होते हैं। इसके लिए शिक्षा सुविधा भी प्रदान करते हैं। विभिन्न विद्यालय जो होते हैं, ये विद्यालय विभिन्न प्रकार की बाधाओं को पार कर छात्रों को समान अवसर प्रदान करने का प्रयास करते हैं। अब समावेशी शिक्षा के लिए विशिष्ट सेवाओं की आवश्यकता। तो समावेशी शिक्षा में क्या क्या सेवाएं होना चाहिए, ये है भैया का मेन चीज़। तो समावेशी विद्यालय है, अगर आपका मान लीजिए आपका एक समावेशी विद्यालय है, तो आप उसमें क्या क्या रखोगे? विशेष शिक्षा सेवाएं होना चाहिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षकों की योजना होना चाहिए, उपलब्धता होना चाहिए, संसाधन कक्ष होना चाहिए आपके पास अतिरिक्त शिक्षण सामग्री और उपकरण के साथ एक संसाधन कक्ष जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए तैयार होना चाहिए। आपके पास थेरेपी सेवाएं होना चाहिए, स्पीच थेरेपी हो गया, ठीक है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गया, फिजिकल थेरेपी हो गया, इसी थेरेपीज़ होना चाहिए आपके विद्यालय में। आईईपी, प्रत्येक विशेष जरूरत वाले छात्र के लिए व्यक्तिगत शिक्षा योजना तैयार करना, उसे लागू करना, ठीक है। कक्षा में सहायता, आप मतलब विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए आपके पास संसाधन होना चाहिए, अगर उसको बैठने में दिक्कत है, व्हील चेयर्स वगैरह, ये सब संसाधन होना चाहिए। अभिभावकों, समुदाय की सहभागिता होना चाहिए आपके विद्यालय में, आपको ये प्रबंधन करना चाहिए। आपके विद्यालय में प्रशिक्षण और विकास होना चाहिए, जो स्टाफ वगैरह है, ठीक है। आपका विद्यालय का वातावरण जो है संवेदी और अनुकूलित शिक्षा सामग्री से युक्त होना चाहिए, ठीक है। आपकी जो है सामग्री जो है सुविधाएं हैं वो सुलभ और सुरक्षित होना चाहिए, ठीक है। भवन में सुविधाएं होना चाहिए, भौतिक रूप से सुलभ होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, जैसे रैंप वॉक हो गया, ठीक है, मतलब बच्चा उस पर मतलब सीढ़ियाँ नहीं आती रैंप वाली यार, ठीक है। उसके बाद मूल्यांकन निगरानी, तो छात्रों की प्रगति और नियमित मूल्यांकन और निगरानी करना ताकि उनकी ज़रूरतों का संयोजन किया जा सके। सभी पॉइंट एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। तो हमारी थर्ड यूनिट ख़त्म हुई है भैया 51 मिनट में, पहुँची गई है घंटे पे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से आप लोगों की 4th यूनिट की वीडियो भी बना दूँ। एंड आपका कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट कर दिया करिए, ठीक है। थैंक यू।